नीज़ा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली जब आप जॉब स्टार्ट करते होगे तो व्हाट वाज योर थॉट कि मैंने जॉब स्टार्ट की है तो मैंने कैसे अपनी सेविंग्स को यूज़ करना है? अच्छा हम लोग आई एम फ्रॉम द सीए बैकग्राउंड एक्चुअली, और सीए के अंदर आपको बहुत जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाती है बिकॉज यू आर वर्किंग एज वेल एज स्टडिंग जी। तो आपको एक स्टाइपेंड मिलता है, तो उस वक्त यू आर सो यंग लाइक 18 19 एंड यू गेटिंग ए स्टाइपेंड, तो आपको नहीं पता होता कहाँ खर्च करने, मगर नेचुरली पैसे आते हुए तो बड़े अच्छे लगते हैं, किसको बुरे लगते हैं पैसे अच्छा, आते वो वाला तो नहीं था बस पैसे आए और खर्च दो? एग्जैक्टली यही हो रहा था शुरू में। हाँ, वो दोस्त यारों में ही आई थी, उनको ट्रीट करने में और खाने पीने ओढ़ने इधर उधर निकल जाते थे कि आपको रियलाइज नहीं होता था कि आपको इसको किस तरह से यूटिलाइज करना है। तो क्या कहते हैं, शुरू में तो नेचुरली आपको इतना नहीं पता बिकॉज यू आर यंग ऑल्सो, तो आपको इतना पैसे का वो होता भी नहीं होती, लाइक कदर और लाइक कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, सेव करना है, क्या करना है। बट आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक एज यू ग्रो अप तो यू हैव टू रियलाइज कि आपको सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल, तो सेविंग आपने करनी है, फिर कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ आपने इस पैसे को मल्टीप्लाई करना है और कैसे आपने वो करना है, ये चीजें बहुत जरूरी होती है फॉर वन टू लाइक बिल्कुल। माहीन, what was your stance? क्या करना है? अच्छा, when I started my career, I started as a trainee. तो उस टाइम जो मेरी सैलरी होती थी मैं तब से ये करती थी कि मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट सेव करना है, बेशक वो 10% या 15% ऑफ माई सैलरी हो। फिर उसके बाद जैसे इन्होंने कहा कि बाकी वो खर्च करने होते थे, ये ख़रीद लिया, वो ख़रीद लिया। बट आप बड़ी समझदार थी। मैं अभी यही बात, हम जो उन्होंने कहा वही मैंने अभी सुबह में कहा कि हमें ये होता था बस उड़ाने कैसे हैं। नहीं, लेकिन ये था कि मैं ऐसा था कि मैं जब अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं की थी तब से मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी बिकॉज आई वांटेड टू वर्क, आई वाज वेरी हंग्री। तो आई हैड दैट थिंग इन माय माइंड कि चलो इतना अमाउंट सेव करना है और इतना खर्च करना है सिंस द स्टार्टिंग। सही, ठीक है जी। मुस्तफ़ा, अच्छा मेरा अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊँ ना तो मैं डे 1 से टीचिंग ही कर रहा हूँ। ठीक है। और टीचिंग में मैं ऑनेस्टली ये कहूँगा कि क्विक मनी बनता है, यानी बहुत क्विक मनी बनता है। यानी आपको कई बार तो एक चीज मुझ में भी, और जो भाई है मेरे सुभान भाई, हम दोनों ने एक चीज को, हमारे पूरा ग्रुप था तो उसमें कुछ लोग इतने शाखर्च थे कि उनके पास पैसा आता था ना वो तो यानी एक्सट्रीम अय्याशी करते थे। हाँ, खुला हाथ जिसे कहते हैं, हाथ में छेद है जैसे, पे इतना खर्च कर देते थे, पार्टीज ये वो। लेकिन मुझे याद है हम दोनों भाई डे 1 से, हम लोग मेमन भी हैं। चलो देयर यू गो। तो हम लोग डे 1 से मेमन तो बहुत सेविंग करते हैं और हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हमने सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टीज बनाई। वेरी गुड। आपको सबसे पहले अपने रेंट से हटना है। अगर इफ यू आर लिविंग ऑन अ रेंट हाउस, ये कहते हैं फिक्स कॉस्ट आपको किल कर देती है। यानी अभी आपने कोविड देखा ना रिसेंटली, कोविड में वो बिजनेस इजीली सरवाइव कर गए जिनकी फिक्स कॉस्ट कम थी, और जिनकी फिक्स कॉस्ट हाई थी वो यूं करके तबाह हो गए। तो आपने किसी भी तरह अपने आपको रेंट से हटाना है, अपनी प्रॉपर्टीज बनानी है ताकि आपके पास एक पैसिव इनकम भी क्रिएट हो जाए, बिल्कुल, ताकि आप डिपेंडेंट ना हो। अच्छा, इसका एक फायदा ये भी होता है, जब आपके पास ऑल्टरनेटिव इनकम होती है ना तो आप कभी ब्लैकमेल नहीं होते, आप अपने एम्प्लॉयर से ब्लैकमेल नहीं होते। बिल्कुल सही, ये बहुत पॉइंट है। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि तुम्हें आज शॉर्ट टर्म में तुम्हें दिल चाह रहा है कि तुम इतना स्पेंड कर दो, लेकिन अगर तुम्हारी बेस स्ट्रांग हो जाए ना तो फिर हर बंदा तुम पे डिपेंडेंट होगा, तुम किसी पे डिपेंडेंट नहीं। बिल्कुल 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 ठीक आपने बात की। लेकिन आपने जो प्रॉपर्टीज की बात की ना, मैं अब कुछ लेटली देख रही हूँ कि लोग प्रॉपर्टीज लेके भी पछता रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज बिक नहीं रही, ना कोई ख़रीदने वाला है, ना ज़मीन पे आपके पास इतने पैसे कि आप उस पर कुछ बना सकें, प्लॉट्स जो हैं लोगों के फंस गए हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखें, वो डिपेंड करता है कि अब देखें जब आप एक बार इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं ना तो आप देखें उस पैसे की आपको ज़रूरत कब पड़ सकती है। सही, जैसे आपने शायद म्यूचुअल फंड का भी आप स्टार्टिंग में प्रोग्राम के स्टार्टिंग में बोल रही थी, तो अगर आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए पैसा है ना तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में रखें जो फिक्स इनकम वाले फंड है, ताकि आप एक क्लिक करें और वो आप रियलाइज कर लें। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग टर्म आप वेट कर सकते हैं तो फिर आप प्रॉपर्टी मार्केट में भी जा सकते हैं और आप इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी जा सकते हैं। मैंने स्टॉक का भी कहा कि स्टॉक में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। देयर आर डिफरेंट थिंग्स। इंस्टॉलमेंट स्कीम्स भी निकलती हैं कि आप इंस्टॉलमेंट्स पे ले लें, जैसे बहुत सारी हाउसिंग स्कीम्स होती हैं, उसमें तो आप इंस्टॉलमेंट्स में जो सेव कर रहे हैं आप उसके अंदर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी में। तो प्रॉपर्टी ऐसे भी आप बना सकते हैं, अदरवाइज वरना तो प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारे आपको चाहिए होती है सेविंग। अच्छा मुनीज़ा, जैसे मैंने एक ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि आदमी को तो पता होता है ना कि मैंने कहाँ पैसे लगाने, आदमी तो बताते भी नहीं है ना कहाँ पैसे लगाए हुए, किसको उधार दिए हुए, कुछ किया हुआ। अब ख़वातीन के पास जो बजट है उसी में उन्होंने करना है। अगर इफ़ आई एम अ वर्किंग लेडी एंड यूर अ वर्किंग लेडी एंड शी इज़ अ वर्किंग लेडी, सो हमें पता है कि हमने बाहर से भी अपने जनरेट जो करने हैं पैसे वो हमने कहाँ करने हैं। बहुत टाइम के बाद समझ आई लेकिन आ गई। बट जो ख़वातीन घर पर हैं, कमेटी, मैंने एक बात की कि कमेटी डालना, आपको क्या लगता है कि कमेटी कितना फ्रूटफुल रहता है?
अच्छा देखिए, अगर कमेटी का पर्पस देखें तो उस हिसाब से चलना चाहिए, बट अदरवाइज क्या होता है, कमेटी आपने की, जब आप होस्ट करते हो मीटअप तो आपको लेने के देने ही पड़ जाते हैं। यही तो मैंने कहा कि उल्टा ही पड़ जाता है, बिल्कुल लेने के देने पड़ जाते हैं, साइलेंट हो जाए। तो एक पर्पस होता है। कुछ लोग कमेटी डालते हैं सोशल इंटरेक्शन के लिए, कि लोगों से मुलाकात हो, नेटवर्किंग हो। कुछ लोग डालते हैं सेविंग्स के लिए। तो जो साइलेंट कमेटीज होती है ना, दे आई थिंक मच बेटर, बिकॉज देन यू कैन सेव इन दैट। बट जो आप नेटवर्किंग के लिए डालते हैं तो वो तो आई थिंक आपका एक्स्ट्रा ही खर्चा हो जाता है और एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। तो नेटवर्किंग का चक्कर ये है कि उसमें ये होता है कि फिर उसमें एक टेंशन ये ना, कपड़े, ज्वेलरी, बैग्स, ये सब खर्चा बढ़ जाता है। फिर आपने जिस वेन्यू पे करना है, उधर जिसकी कमेटी निकल रही है, मैंने तो अपने आप को इससे बिल्कुल ही बचाया हुआ है। बस मैं साइलेंट हूँ और मैं कहती हूँ कमेटी डल जाए। ये एक आपने एक एंगल बताया मुस्तफा। आप इसमें एक बड़ा खतरनाक एंगल है, और वैसे आप लोग, मैं आई एम श्योर आप लोग इसको प्रोटेक्ट करते होंगे, कि आपने ये भी देखना है, मेक श्योर करना है जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं कि नहीं। लोग डिफॉल्ट कर जाते हैं। एब्सोल्युटली। अगर आपने किसी को पहले दे दिया, उसका किसी का नंबर फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, और बाद में वो डिफॉल्ट हो गया, तो ये भी रिस्क है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल जी। मैंने जो है अपने स्टार्ट में जो है कमेटी डालना स्टार्ट की थी, तो उसमें मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा था। हाँ, और मुझे 1-2 बार इस तरह का फ्रॉड। क्या बैड एक्सपीरियंस था? मतलब मुझे पैसे नहीं दिए, जिसने कमेटी डाली थी उसने आधे पैसे दिए, आधे नहीं दिए। फिर उसके बाद मैंने सोच लिया कि अब कमेटी नहीं डालनी, आई विल सेव बाय माय सेल्फ। मैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कमेटी का, और मैं वो वाला कैंडिडेट हूँ जो सेकंड को कमेटी पहुंचा देता है। जब मेरी कमेटी अभी निकलनी थी तो मैं 15 तक वेट कर रही थी, 20th हो गई, और मैंने जिनसे साथ कमेटी डाली वो मेरी फैमिली में ही है। उनको मैंने कहा मुझे ये बता दें कि हमारी कमेटी कब मिलेगी। उन्होंने कहा बस सामना ये तुम ही हो जो जल्दी भेज देते हो, बाकी तो बहुत लेट है, बहुत लेट भेजते हैं। यही चीज़ ना कि यहाँ पर लोग कमिटेड नहीं है, लोग कमिटेड नहीं देते हैं, बस टाइम पे पैसे ले लेते हैं लेकिन देते बट कमेटी का ओवरऑल मुझे लगता है फायदा है। मुस्तफा आप क्या कहेंगे? बिल्कुल है। अगर मैं फाइनेंशियल के पॉइंट से बात करूं ना, फाइनेंशियल लिटरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो स्टार्टिंग में अगर आपको निकलती है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आप उस पैसे को इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो बेचारे एंड वाले होते हैं वो इतना नहीं कमा पाते। अच्छा,